नमस्कार, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंपॉर्टेंट डेज, स्टेट न्यूज़ और ये पूरे वीक के न्यूज़ को कवर किया जाएगा। यानी 17 से लेकर 23 नवंबर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे यहाँ पे कवर करने की कोशिश की जाएगी। इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे पहले तो बताना चाहूँगी COP29 समिट कंप्लीट हो गया है। ये समिट हो रहा था बाकू, अजरबैजान में। ये एक यूनाइटेड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है जिसमें सभी इंपॉर्टेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। COP29 समिट में एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स आया है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसे CCPI के नाम से भी जाना जाता है, आपने सुना होगा CCPI 2025 आ चुका है। ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है जर्मन वॉच के द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस पूरे रिपोर्ट में ये देखा जाता है कि कौन सी कंट्री कितना कार्बन इमिशन करती है, उसी बेसिस पे ये रिपोर्ट निकाला जाता है। और इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग आई है 10th। ध्यान रखें, इंडिया की रैंकिंग आई है 10th। वही अगर हम फर्स्ट की बात करें तो देखिए फर्स्ट में कोई नहीं आया है, ठीक है, सेकंड में भी कोई नहीं आया है और थर्ड में भी कोई नहीं आया है, फोर्थ में आया है डेनमार्क। तो यानी कि फर्स्ट कौन हो गया? डेनमार्क। उसके बाद फिफ्थ में आया है नेदरलैंड और सिक्स में आया है यूके। तो इस तरह से यहाँ पे रैंकिंग निकाली गई है, इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, डेनमार्क टॉप है, वही 10th पे कौन है? तो 10th पे इंडिया है। रिपोर्ट अच्छी है क्योंकि इंडिया 10th पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो ध्यान रखिए, ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 10th है। यूके ने क्या सिक्योर किया है? 6th रैंक। इसमें टॉप कंट्री कौन है? डेनमार्क। टाइटल टू नरेंद्र मोदी। जी हाँ, ये तो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि नरेंद्र मोदी को ये टाइटल दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये टाइटल दिया गया है इस कंट्री के द्वारा। तो आप सोच रहे हो कि कौन कौन सा टाइटल दिया गया है, तो चलिए उसकी समरी देख लेते हैं। टाइटल टू नरेंद्र मोदी, सबसे पहले तो नाइजीरिया के द्वारा एक बहुत ही ऑनरेबल प्राइज दिया गया है, ऑनरेबल ऑनर दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। इस ऑनर का क्या नाम है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। नाम याद रखिएगा, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को। ये नाइजीरिया का सेकेंड हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। इससे पहले उन्होंने एक फॉरेन पर्सनालिटी को दिया था जिनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ, जो कि 1969 में दिया था, और उसके बाद फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये अवार्ड कितना इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो याद रखिए इसका नाम क्या नाम है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। याद रखिए, ये अवार्ड दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। नाइजीरिया कहाँ पर है? तो देखिए ये अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी काफ़ी अफ्रीकन कंट्री से मिलकर आ रहे हैं, साउथ अमेरिकन कंट्री से मिलकर आ रहे हैं, और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड से ऑनर किया जा रहा है उन्हें। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे अवार्ड को देख लेते हैं। आगे देखते हैं, हाईएस्ट ऑनर फ्रॉम कैरेबियन कंट्रीज। देखिए आपने देखा होगा नॉर्थ अमेरिका का मैप और साउथ अमेरिका का मैप, इस बीच में कुछ छोटे छोटे आइलैंड हैं, उनको हम कहते हैं कैरेबियन कंट्रीज, ठीक है। उसी में इन्होंने विजिट किया, जैसे कि डोमिनिका गए, फिर गयाना गए, ठीक है। तो उनको कुछ ऑनर दिया गया है, देख लेते हैं। गुयाना ने इन्हें दिया है ऑन ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ध्यान रखें, गुयाना ने क्या दिया है? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। यहाँ पे है गुयाना के प्रेसिडेंट इशरफ अली इनका नाम है, और इन्होंने दिया है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस नरेंद्र मोदी जी को। और वही डोमिनिका ने दिया है अवार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है। तो नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आ जाए, अवार्ड ऑफ ऑनर किस कंट्री ने दिया है? ऑप्शन डोमिनिका, गुयाना। तो ध्यान रखें, ये अवार्ड दिया गया है डोमिनिका के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, डोमिनिका ने अवार्ड ऑफ ऑनर दिया है डोमिनिका के प्रेसिडेंट, यानी कि उनका नाम क्या है? सेल्वेनी बोटन। सेल्वेनी बोटन, जो कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रही होंगी, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया है अवार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है। इन्होंने क्यों दिया है ये अवार्ड? इन्हें ये अवार्ड दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जो कि इंडिया ने किया था कोविड के टाइम में। ये छोटी छोटी कंट्री को सपोर्ट किया था, इन्हें मेडिसिन प्रोवाइड किया था, वैक्सीन दिया था, ठीक है। तो इसी संदर्भ में हमें ये अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, G20 समिट। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। G20 समिट का 19th एडिशन रियो डे जेनेरियो में हो गया है, और ये जो समिट था वो 18 से 19 नवंबर के बीच में था, ठीक है। तो 2 दिन के लिए ये समिट था, 18 से 19 नवंबर। लेकिन ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये G20 समिट है जिसमें 85% पॉपुलेशन जो पूरे वर्ल्ड के हैं वो इस पे पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। इसमें टोटल कितनी कंट्री है? तो देखिए G20 में टोटल 19 कंट्री है, और एक है यूरोपियन यूनियन, और अभी हाल में एक और जुड़ गया, वो है अफ्रीकन यूनियन। अच्छा, अफ्रीकन यूनियन में टोटल कितनी कंट्री हैं?
तो देखिए अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 कंट्री हैं, ठीक है, तो बहुत ही बड़ा ग्रुप है। आप देखो 19 कंट्रीज तो ऑलरेडी थी, एक यूरोपियन यूनियन हो गया, फिर अफ्रीकन यूनियन भी हो गया। G20 समिट जो है वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था रियो डे जेनेरियो यानी ब्राज़ील में, ठीक है, तो ब्राज़ील में ये समिट हुआ था और क्या आउटकम आया, क्या थीम था, तो देखिए इस समिट का थीम था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे G20 किस पे फोकस था। देखिए यहाँ पे टर्म दिया गया है सस्टेनेबल प्लैनेट, यानी कि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और ये भी समिट जो है वो क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखें। और थीम बहुत इंटरेस्टिंग होता है और क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हर साल एक नया थीम होता है। आपको याद है 2023 में ये जो समिट था वो इंडिया में हुआ था और हमारा थीम क्या था, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है, होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। और इस बार का थीम क्या है, तो इस बार का थीम है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। तो यहाँ पे हम लोग यूनिटी की बात कर रहे हैं, हम एक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और एक सस्टेनेबल प्लैनेट की बात कर रहे हैं। इसमें जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया का बताया गया है, ठीक है, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया है जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट 7% है, तो इसलिए इंडिया फर्स्ट है। जो सेकंड है वो है इंडोनेशिया और इसका जीडीपी ग्रोथ है 5%। जो थर्ड है वो है चाइना और इसका जीडीपी ग्रोथ है 4.8%। तो आपके सामने ये सवाल आ सकता है कि इंडिया इमर्ज एज अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, तो सो द आंसर इज 7%। आउटकम ऑफ G20 अगर हम देखें तो ब्राजील ने लॉन्च किया है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। देखिए ये एक ऐसा ग्रुप नहीं है जहाँ पे फिनेंशियल सपोर्ट की जाएगी, ध्यान रखिए ये ग्रुप क्या है थोड़ा समझते हैं। एक अलायंस बनाया गया है जिसका नाम है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, जिसमें सारी कंट्रीज तो मेंबर है, लेकिन ये जो कंट्री है ना ये क्या करेगी, तो देखिए एक डोनर कंट्री होती है, डोनर ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारे एनजीओ है जो कि पॉवर्टी के अगेंस्ट काम करते हैं। वर्ल्ड लेवल पे भी एनजीओ है, जैसे बहुत सारे फेमस एनजीओ हैं, इवन यूनेस्को भी इसके लिए काम करती है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि डोनर कंट्री है, डोनर ग्रुप है, वो क्या करेंगी, इस गरीब कंट्री की हेल्प करेगी और यहाँ पे पॉवर्टी को ख़त्म करेगी। तो हंगर और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए ये अलायंस बनाया गया है, जिसमें क्या होगा, जो भी डोनर कंट्री होंगी, डोनर ग्रुप्स होंगे, वो कनेक्ट किए जाएंगे उन कंट्री की जहाँ पे पॉवर्टी लेवल बहुत ही लो है, ठीक है। तो एक नया प्रोविज़न आया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। रीइंफोर्समेंट ऑफ क्लाइमेट कमिटमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट कमिटमेंट पे बात की गई, क्लाइमेट कमिटमेंट के लिए स्टेप लिया गया। और देखिए G20 तो ब्राज़ील में हुआ ही है, साथ में COP30 भी होने वाला है ब्राज़ील के बेलेम शहर में 2025 में। 2025 में होने वाला है ब्राज़ील में COP30 और COP29 कहाँ हुआ था, बाको अजरबैजान में, ठीक है, तो बाको अजरबैजान में COP29 हुआ है और COP30 कहाँ होगा, तो ये होगा कहाँ पे, ब्राज़ील में, ठीक है, तो ध्यान रखें। तो G20 समिट में क्लाइमेट कमिटमेंट की गई, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर और पॉवर्टी बनाया गया। एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन की बात की गई है, स्पेशली ग्लोबल साउथ में। अब ग्लोबल साउथ जो टर्म है उसको समझते हैं। देखिए ग्लोबल साउथ का मतलब होता है साउथ साउथ सदर्न कंट्रीज इन दी ग्लोब, तो ग्लोब में जो भी सदर्न कंट्री हैं उनको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्री है। वही अगर हम दूसरे कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो अभी डेवलपिंग है, जैसे कि अफ्रीका, जैसे कि साउथ अमेरिका, ठीक है, तो ये सारी जो रीजन है वो क्या है, डेवलपिंग है। और ये जो ग्लोबल साउथ ग्रुप है वो डेवलपिंग कंट्री को फोकस करता है। G20 में फिर से इस पे बात की गई है ग्लोबल साउथ पे, और ग्लोबल साउथ को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है और एनर्जी ट्रांजिशन करने की आवश्यकता है, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, सोलर एनर्जी पे फोकस हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग किस पे फोकस हो रहे हैं, सोलर एनर्जी पे फोकस हो रहे हैं, फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे, फ्यूल्स जो होता है उसमें हम लोग फॉसिल फ्यूल को कम कर रहे हैं, ठीक है, तो कोल पे जो हम निर्भर थे उसे हम अब कम कर रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है G20 समिट। G20 समिट में ब्राज़ील ने एक और स्कीम लाया है जिसका नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि आईटी का इस्तेमाल किया जाएगा क्लाइमेट चेंज को कम करने में, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इंडिया में भी आपको याद होगा नेशनल कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल कंप्यूटर मिशन है, जिसमें नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन है, जिसमें हम सुपर कंप्यूटर को स्टैब्लिश करते हैं ताकि हम क्लाइमेट के बारे में जान सकें।
फोरकास्ट कर सके वेदर को और हम अपने रीजन को डिसास्टर होने से बचा सकें। ठीक है, तो डिसास्टर मैनेजमेंट में भी हम लोग आईटी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी पे फोकस किया गया है ब्राज़ील के द्वारा और इसके लिए वो हेल्प ले रहे हैं यूनाइटेड नेशन का और यूनाइटेड नेशन के साथ-साथ यूनेस्को का। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों का हेल्प लिया जाएगा। ये दोनों ही बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके सपोर्ट से ब्राज़ील एक ग्रुप बना रहे हैं जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज और ये जो ग्रुप होगा वो इनिशिएटिव लेगा क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये है आउटकम G20 समिट का, बहुत इंपॉर्टेंट समिट कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बुकअप प्राइज 2023 दिया गया है ब्रिटिश ऑथर समंता हार्वे को। ठीक है, ये प्रेस्टिजियस बुकअप प्राइज है फॉर हर फिक्शन नोवेल ऑर्बिटल। फिक्शन नोवेल कौन सा है? ऑर्बिटल के लिए 2023 का बुकअप प्राइज दिया गया है ब्रिटिश ऑथर समंता हार्वे को। देखिए बुकअप प्राइज क्या है? बुकअप प्राइज यूके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज है और ऐसा माना जाता है कि जो इंग्लिश राइटिंग करते हैं ना उनको ये अवार्ड दिया जाता है, यानी इंग्लिश राइटर को अवार्ड दिया जाता है। और ये जो बुक है या जो भी नॉवेल है वो पब्लिश होना चाहिए कहाँ? ब्रिटेन में, ध्यान रखें। और ये जो पूरा कंपटीशन है वो इंग्लिश राइटर के बीच में होता है। इंटरनेशनल बुकअप प्राइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2023 का दिया गया है समंता हार्वे को उनकी किताब ऑर्बिटल के लिए। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल इज अ स्टोरी अबाउट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कैसे लोग रहते हैं, वहाँ पे कैसे दिन होती है, क्योंकि अभी आपने सुना भी होगा सुनीता विलियम जो हैं जो कि स्पेस में फंस गई थी, उनके बारे में न्यूज़ आ रहा था कि उन्होंने ही बताया था कि वो 16 टाइम्स सनराइज भी देखी है और सनसेट भी देखी है। इसके बारे में भी इस किताब में एक्सप्लेन किया गया। इंटरनेशनल न्यूज़ में एक और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्पोर्ट न्यूज़ से रिलेटेड है ये है दुबई स्पोर्ट एम्बेसडर। जी हाँ, दुबई की स्पोर्ट एम्बेसडर सेलेक्ट किए गए हैं इंडियन स्पोर्ट पर्सनालिटी। एक तो है हरभजन सिंह और दूसरी है सानिया मिर्जा। जी हाँ, आपने मैच देखी है सानिया मिर्जा की, बहुत ही अच्छा खेलती हैं ये। तो सानिया मिर्जा और खेलती थी और हरभजन सिंह को चुना गया है दुबई का स्पोर्ट एम्बेसडर। तो ये ध्यान रखिए, एम्बेसडर किसे सिलेक्ट किया गया है? दुबई स्पोर्ट एम्बेसडर सिलेक्ट किया गया है हरभजन सिंह एंड सानिया मिर्जा। न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल के न्यू सेक्रेटरी जनरल भी ब्राज़ील के पुलिस एजेंसी के कमिश्नर हैं। उनका नाम है वेलेडिसी यूरक्विजा। ये इंटरपोल के नए सेक्रेटरी सेलेक्ट हुए हैं। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे आपकी कंट्री में एक पुलिस फोर्स है वैसे ही पूरे वर्ल्ड के लिए भी एक पुलिस फोर्स चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री भाग जाते हैं। तो ऐसे में इंटरपोल का रोल यहाँ पे सामने आता है। इंटरपोल कब बना था? तो देखिए ये 1923 में बना था। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के बनने से पहले ये बन गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है लियोन, फ्रांस में। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। ये बना था 7 सितंबर 1923 को। इसके न्यू सेक्रेटरी जनरल है वेलेडिस यूरक्विजा। 73rd मिस यूनिवर्स, बहुत ही बड़ी न्यूज़, मिस यूनिवर्स बन गई हैं 2024 की। उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है विक्टोरिया कैजर-थेल्विक। ये डेनमार्क कंट्री से हैं। ये 21 ईयर्स की हैं। ये प्रोफेशनली डांसर भी है, एंटरप्रेन्योर भी हैं और साथ में लॉयर भी हैं। तो काफ़ी टैलेंटेड है ये और ये बन गई हैं मिस यूनिवर्स डेनमार्क की विक्टोरिया कैजर-थेल्विक। हॉकी वीमेंस एशिया चैंपियनशिप बिहार के राजगीर में हुआ। ये चैंपियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी हाल में बीपीएससी एग्जाम भी होने वाले हैं, तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया बीट्स चाइना इन हॉकी वीमेंस एशियन चैंपियनशिप एट द राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। और इस पूरे चैंपियनशिप में इंडिया ने किसको हराया? तो इंडिया ने चाइना को हराया। कितने से हराया? 1-0 से हराया फाइनल में। बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि चाइना को हराने में हमें बहुत अच्छा लगता है और इंडिया ने हरा दिया है हॉकी वीमेंस एशियन चैंपियनशिप में। ये कहाँ हो रहा था? तो ध्यान रखें ये राजगीर में हो रहा था। ये जो हॉकी एशियन चैंपियनशिप है वो 8th एडिशन है और इसमें विमेन टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 दिया गया है पीस के लिए, डिसआर्मामेंट के लिए और डिज़ाइन के लिए। ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज ये किसे दिया गया है? तो डैनियल बेरेनबोइम को दिया गया है, जो कि एक पियानिस्ट हैं और पियानो बजाते हैं। और दूसरे जो है वो है पैलेस्टीन पीस एक्टिविस्ट अली अबू अवद को दिया गया है।
ये पैलेस्तीन से हैं। देखिए इन दोनों को अवार्ड जो दिया गया है वो इजराइल हमास वॉर से रिलेटेड है और पीस की बात की जा रही है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी संदर्भ में इन दोनों पर्सनालिटी को ये अवार्ड दिया गया है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 दिया गया है डैनियल बोरेनबोएम और अली अबू अवाद को। लॉन्चिंग ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट SpaceX Falcon 9 rocket has successfully launched India's heavy communication satellite GSAT-20 from Cape Canaveral in the US। तो देखिए इंडिया की जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है GSAT-20, इसे लॉन्च किया गया है कहाँ से, तो अमेरिका से किया गया है। और किसने लॉन्च किया है, फैल्कन 9 रॉकेट ने। ये जो फैल्कन 9 रॉकेट है वो किसका है, SpaceX का। ठीक है, SpaceX कंपनी तो आप जानते ही होंगे। नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले अपॉइंटमेंट की बात करें तो के संजय मूर्ति चुने गए हैं न्यू CAG यानी कि कंप्यूटरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये, कंप्यूटरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इस बारे में बताया गया है। ये हमारे पूरे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को ऑडिटिंग करती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है और के संजय मूर्ति को अपॉइंट किया गया है। ये एक्चुअली में अभी वर्क कर रहे हैं सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ CAG। तो आपको ध्यान रखना है कि किस आर्टिकल में ये लिखा गया है CAG के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो आर्टिकल है 148। इसमें बताया गया है कैसे अपॉइंट करते हैं CAG को। और CAG का अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और उन्हें जो भी सही लगता है वो अपॉइंट कर सकते हैं एज अ CAG। और ये जो CAG होते हैं उसको रिमूव भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं, लेकिन रिमूवल में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। अगर आपने जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका जो रिमूवल होता है वो आसान नहीं होता है। बिल्कुल वैसे ही CAG को आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता, उसके लिए प्रॉपर पार्लियामेंट प्रोसेस होता है। देखिए जो CAG है वो कौन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, तो उन्हें कहा जाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, यानी सरकार की जो पैसे हैं ना उसके वो गार्जियन है। बहुत बड़ा पोस्ट है ना, पैसे हैं और उसके गार्जियन कौन है, CAG। ये जो CAG होते हैं वो 6 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं और नहीं तो उनकी मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होने चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 साल में ही किसी बंदे की एज 65 हो जाती है तो वो इस पोस्ट से हट जाएंगे। ठीक है, तो याद रखें CAG किस आर्टिकल में लिखा गया है इनके बारे में, तो आर्टिकल 148 में अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा गया है, वही आर्टिकल 149 में इनकी ड्यूटी के बारे में लिखा गया है। बेस्ट टूरिज्म विलेज, UNWTO ने 55 विलेज को वेस्ट टूरिज्म विलेज का मतलब वेस्ट टूरिज्म विलेज बताया है, जिसमें इंडिया की दूध मड़स विलेज जो कि कहाँ है, छत्तीसगढ़ बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है, उसे बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना होगा ये किसने दिया है, तो UNWTO ने दिया है। और किस विलेज को दिया है, दूध मड़स विलेज को दिया है। ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। इंडिया का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल बन चुका है, DRDO ने इसे बनाया है और अब इंडिया हाइपरसोनिक रेस में आ गया है। हाइपरसोनिक रेस में अभी तक कौन कौन सी कंट्री है, तो देखिए अमेरिका तो है ही, रशिया भी है और चाइना भी है, तो 4th कंट्री इंडिया बन गया है हाइपरसोनिक मिसाइल में। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी आगे चला गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स का मतलब क्या है, देखिए हाइपरसोनिक होने के कारण इसकी स्पीड काफ़ी हाई है और 1500 किलोमीटर रेंज से ये कवर कर सकता है, यानी कि अगर इसे छोड़ा जाए तो 1500 किलोमीटर तक ये अटैक किया जा सकता है। इसका पेलोड रेंज है 1500 किलोमीटर। ठीक है, ये किसने बनाया, DRDO ने बनाया। ये कहाँ से लॉन्च किया गया, तो ये उड़ीसा के अब्दुल कलाम प्लेस से लॉन्च किया गया है। अब्दुल कलाम उड़ीसा का सेंटर है जहाँ से ये लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल। स्टेट न्यूज़ देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट राइटर विलेज बनाया गया है देहरादून को। देखिए देहरादून में ऐसे भी बहुत ही फेमस राइटर है, क्या नाम इनका, रस्किन बॉन्ड। यस, रस्किन बॉन्ड की वहाँ पे बुक शॉप है, बहुत ही फेमस राइटर है। ठीक है, ऐसे इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन रस्किन बॉन्ड ने अपनी पूरी लाइफ को उत्तराखंड को समर्पित किया है क्योंकि उत्तराखंड में उनकी पूरी बुक शॉप है। ठीक है, तो इंडिया के फर्स्ट राइटर विलेज किसे बनाया गया है, देहरादून को बनाया गया है। और क्रिएटिव राइटिंग की बात की गई है। देखिए क्रिएटिव राइटर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं,
और इसी संदर्भ में इस पूरे विलेज को डेकोरेट किया गया ताकि राइटर्स आएँ। और वेदर और क्लाइमेट इतना खूबसूरत होता है देहरादून का, वहाँ पर जाकर जो राइटर हैं उन्हें लिखने का मन करता है। तो उनके लिए लेखन कुटीर बनाया जाएगा, संजीवनी वाटिका बनाई जाएगी, योगा एंड मेडिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों से वो क्या कर रहे हैं, राइटर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 56th टाइगर रिजर्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया को मिल गया है 56th टाइगर रिजर्व। कौन सा है, वो है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये बन गया है इंडिया का 56th टाइगर रिजर्व। और इस टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में 3 ऑलरेडी टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से, एक है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, दूसरा है उदंती सितांदी टाइगर रिजर्व और तीसरा है अचना कमर टाइगर रिजर्व। तो चौथा बन गया है कौन सा, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। आप यहाँ पे मैप में देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है वो यहाँ पे है, जो कि बाउंड्री जो है ना वो झारखंड के साथ भी शेयर करती है, उड़ीसा के साथ भी कर रही है, आंध्र प्रदेश के साथ भी कर रही है, महाराष्ट्र के साथ भी कर रही है और मध्य प्रदेश के साथ भी कर रही है। तो काफ़ी यूनिक प्लेस है ये और बहुत बड़ा है जहाँ पे टाइगर्स मिल रहे हैं। ध्यान रखिए ये कौन से राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है। इंडिया का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है, 56 टाइगर रिजर्व बना है और पूरी एरिया जो है वो है 3296 स्क्वायर किलोमीटर। फर्स्ट नाइट सफारी, देखिए इंडिया को मिल गया है फर्स्ट नाइट सफारी। ये उत्तर प्रदेश लखनऊ में बनाया जाएगा फर्स्ट नाइट सफारी और ये जो सफारी है उसका नाम है कोरकेरल नाइट सफारी पार्क, जिसमें रात में सफारी में घूमा जा सकता है और जानवरों को देखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो वर्ल्ड फिशरीज डेज बनाया गया 21 नवंबर को और वर्ल्ड फिशरीज डेज में फिशरी को इंकरेज करने की बात की गई, क्योंकि फिशेस को अगर रेयर किया जाएगा यानी कि उनको पाला जाएगा तो हम अपने इकॉनमी को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्री है जो फिश कंजप्शन करती है, तो एक्सपोर्ट में भी हम आगे बढ़ा सकते हैं अपनी कंट्री को। और एक ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसलिए इसका थीम बहुत ही यूनिक रखा गया है, इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेथनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज। देखिए इंडिया पे फोकस है ये थीम वर्ल्ड फिशरीज डे का और इसलिए इंडिया की जो PIB है वो इसको रिलीज किया है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कब बनाया गया है, 21 नवंबर को। इसमें इस बार का थीम क्या है, इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेथनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज। वर्ल्ड टेलीविजन डे भी 21 नवंबर को बनाया गया और इस बार का थीम क्या है, थीम है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि टेलीविज़न के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं। इवन एजुकेशन में भी आपने देखा होगा, ऑनलाइन एजुकेशन में DG सिला और बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि DD चैनल्स हैं जो कि एजुकेशन को प्रमोट करते हैं उनके रीजनल लैंग्वेज में। तो टेलीविज़न एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो गया है गाँव तक पहुँचने के लिए। चलिए देखते हैं आगे। देखिए वर्ल्ड टेलीविज़न डे को ही प्रसार भारती ने अपना OTT रिलीज़ किया है जिसका नाम है वेब्स। ठीक है, इस OTT में रामायण और महाभारत जैसे कहानियों को दिखाया जाएगा 12 लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। कौन रिलीज़ किया है, प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म। थैंक्स टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कहीं भी डाउट हो, कोई भी शिकायत हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू और जल्द से जल्द स्टडी विद रश्मि चैनल से जुड़ जाए।